हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंस चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर्स का नाम है बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इससे बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानकारी लिया था, लेकिन आज को लेक्चर्स आप लोग को समक्ष रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास 12 का पहला चैप्टर्स जो है फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो बाबू यहाँ पे अगला चैप्टर्स का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यही ना चैप्टर है बाबू, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बाबू, जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है इस संसार में, यह बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी, यह जितना भी फिनोमेना देख रहे हैं आप लोग, यानी इंजॉय ले रहे हैं या मज़ा ले रहे हैं आप लोग, यह सब मज़ा किसके वजह से ले रहे हैं बाबू? चार्ज की वजह से ले रहे हैं। अगर शायद सोचिए बाबू, अगर संसार में चार्ज का खोज अगर नहीं हुआ रहता तो जितने भी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं या मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी जितने भी लोग देख रहे हैं, ये शायद न देख पाते। अगर एक्चुअली में देखते हैं तो सिर्फ चार्ज की वजह से। किसके वजह से बाबू? चार्ज की वजह से। इसीलिए चार्ज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है बाबू। आज हम चार्ज के बारे में पूरा डीपली में जानेंगे। अब देखिए, चार्ज को बारे में जानने के लिए यहाँ पर लिखे है बाबू विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि विद्युत होता क्या है बाबू। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है बाबू, विद्युत होता क्या है। जैसे यहाँ पर बाबू विद्युत, विद्युत, विद्युत को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। अब कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक होता क्या है, तो बाबू देखिए, इस संसार में जो इलेक्ट्रिक पाए जाते हैं दो तरीके के देखे जाते हैं। यानी इस संसार में जितने भी इलेक्ट्रिक देखते हैं वह दो तरीके के इलेक्ट्रिक इस संसार में देखा जाता है। पहला होता है बाबू स्थिर विद्युत और दूसरा होता है चालन, यानी विद्युत चालन। यानी इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं बाबू। पहला होता है बाबू स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। और यहाँ पर पहला स्थिर विद्युत की होता है और दूसरा का होता है बाबू विद्युत चालन, विद्युत चालन, चालन। अब इसको हम बारीकी पूर्वक से पहले समझेंगे कि यहाँ पर जो विद्युत होता है यानी करंट होता है, करंट को दो फेज में हम बांटते हैं। पहला फेज का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। आप जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर लास्ट में जो वर्ड लगा हुआ है बाबू, यहाँ पर लास्ट में एक वर्ड लगा हुआ है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के मतलब बाबू होता है रुका हुआ। स्टैटिक्स का मतलब होता है बाबू रुका हुआ। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बाबू? रुका हुआ, रुका हुआ। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बाबू? रुका हुआ। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब यही होता है बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बाबू चार्ज। क्या होता है बाबू? चार्ज। आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। इलेक्ट्रिक करंट को आपको दिलों और दिमाग में कुछ ऐसे उतार देंगे कि इसको चाह कर भी आप भूल नहीं पाइएगा, यह मेरा वादा है।
तो चलिए बाबू यहाँ पर, और करंट माने क्या होता है बाबू? करंट का बोलते हैं बाबू प्रवाह। क्या बोलते हैं? प्रवाह। और फिर यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, जिस वर्ड का नाम है बाबू यहाँ पर इलेक्ट्रिक। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक आ गया, तो इलेक्ट्रिक के मतलब क्या होगा बाबू? चार्ज। और चार्ज के मतलब क्या होगा बाबू? आवेश। अब बाबू यहाँ पर थोड़ा बहुत हम ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि इस यहाँ पर जो करंट होता है, करंट को हम दो फौज में बांटते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कौन से चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं? कोई चार्ज एक सुंदर सा बेचारा तनहा सा आवेश को यहाँ पर रख देते हैं, और आवेश को रखने के बाद उसमें से हम देखते हैं कि उसमें से कौन कौन से कंडीशन, यानी क्या क्या रेखाएं निकलती है। जैसे विद्युत बल रेखाएं निकलती है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकलती है, और उस पर बल कैसे लगता है। और यहाँ पर इन्हीं सारी फेनोमेनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें बाबू? यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी में। कौन सा चैप्टर में? स्थिर वैद्युतिकी में। मेरा कहने का सेंस यह है कि कोई भी फिलामेंट, जैसे कोई भी इक्विपमेंट जलता है तो चार्ज की वजह से चलता है, और यहाँ पर चलता है तो चार्ज की वजह से चलता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को वहाँ पर रख देंगे, उसका तो आवेश स्थिर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। आवेश स्थिर है, तो उसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही है, उस पर कैसे बल लग रहा है, इन सारे फेनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बाबू स्थिर वैद्युतिकी में। किसमें बाबू? स्थिर वैद्युतिकी में। यानी कहने का सेंस यह है कि स्थिर वैद्युतिकी में सिर्फ हम रुका हुआ आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बाबू? रुका हुआ आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। रुका हुआ आवेश के मतलब यहाँ पर एक सुंदर सा तनहा सा आवेश को यहाँ पर रख देते हैं, और रखने के बाद इसमें से यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या फेनोमेनाएं घटित होती है। स्थिर अवस्था में है यहाँ पर चार्ज, क्या क्या फेनोमेनाएं घटित हो रही है। तो यहाँ पर उसी को हम जब स्टडी कर लेते हैं, और वही अध्ययन आपका यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी का वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्थिर या विराम में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं बाबू द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन बट रेस्ट देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम करंट को कुछ नहीं करते बाबू, करंट को इसमें दौड़ाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? दौड़ाया जाता है। कोई भी करंट को, किसी भी सर्किट डायग्राम में हम किसी करंट को जब हम रनिंग कराते हैं यानी दोहराते हैं, तो उसका कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, और वह कंडक्टर ऑफ वायर कितना लोड सह सकता है, इन सारे फिनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बाबू इलेक्ट्रिक करंट में। किस में बाबू? इलेक्ट्रिक करंट में, यानी विद्युत धारा में। क्या बाबू? विद्युत धारा। यानी यहाँ पर प्रवाह लिखे, हम लोग कहते हैं जब जल, मान लेते हैं जब जल बहता है तो हम लोग कहते हैं जल धारा। लेकिन अगर सपोज किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर में अगर विद्युत बहेगा तो हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे बाबू? विद्युत धारा। जिस तरह यहाँ पर कोई भी जल बहता है तो हम लोग कहते हैं जल धारा है, उसी तरह अगर किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार में अगर करंट का प्रवाह हो तो हम कहेंगे बाबू वो उसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर वो उसमें विद्युत धारा है। क्या है बाबू? विद्युत धारा है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल मजे मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मेरे हर एक लेक्चर्स बाय वीडियो को आप लोग देखना न भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए बाबू, आप तो यहाँ पर तो समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जितना भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सिर्फ रुका हुआ आवेशों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक करंट में जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें करंट को दौड़ाया जाता है, और दौड़ाने के बाद वहाँ पर देखा जाता है उसका कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, और उस तार पर कितना लोड सह सकता है। इन सारे फेनोमेना के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग स्टडी करते हैं। अब चलिए बाबू, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे
थोड़ा बहुत आवेश का हिस्ट्री जान लेते हैं। 600 ईसा ईस्वी पूर्व ने थेल्स ने देखा कि एम्बर नामक पदार्थ को जब रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। और उसके बाद 1620 ईस्वी पूर्व में 1620 ईस्वी पूर्व में विलियम गिल्टन ने देखा कि यहाँ पर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है। और उसके बाद 1686 ईस्वी में यहाँ पर एक वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, वो देखा कि यहाँ पर दो वस्तुओं को आपस में रबिंग करने के बाद उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यह सभी लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट हम हेडिंग डालेंगे बाबू, यहाँ पे विद्युत आवेश यानी आवेश। अब बाबू यहाँ पर समझेंगे कि आवेश होता क्या है। एक्चुअली में आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चार्ज। बिल्कुल आसानी पूर्वक से आराम से पढ़ेंगे। अब बाबू यहाँ पर कोई पूछेगा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज जरा बताइए चार्ज होता क्या है। लेकिन आप लोग डेली मोबाइल चार्ज करते होंगे, लेकिन कोई चार्ज पूछ देगा तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम जब मेरे साथ जुड़ जाइएगा तो चार्ज क्या, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक्स आप आसानी पूर्वक से बता सकते हैं। अब बाबू देखिए यहाँ पर चार्ज होता क्या है एक्चुअली में। जैसे यहाँ पर बचपन की पलों को याद कीजिए, चाहे अभी का पलों को भी याद कीजिए। हम यहाँ पर क्या करते थे, माथे में एक कंघी लिया करते थे और कंघी को इस तरह मान लेते हैं, बालों को झाड़ते थे, यानी रगड़ कर झाड़ते थे। तो रगड़ने के बाद यहाँ पर आपका कंघी कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था। क्या हो जाता था बाबू? चार्ज हो जाता था। जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग को दिखा दें कुछ, जैसे यहाँ पर देखिए बाबू, विद्युत आवेश क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बचपन की पलों में हम क्या करते थे, बालों को ऐसे कंघी से झाड़ते थे। तो कंघी से झाड़ने के बाद यहाँ पर आपका जो कंघी होता था वह कुछ पलों के लिए इस पर चार्ज आ जाता था। क्या होता था बाबू? चार्ज आ जाता था। और चार्ज आने के बाद इस कंघी को यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। क्या बाबू? ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। और यहाँ पर कंघी को बालों में रगड़ कर यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए कंघी रखा हुआ है और यहाँ पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हुए हैं। और कंघी में यह छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं बाबू? आवेशित होकर क्या हो जाते हैं बाबू? चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं और यहाँ चिपकने के कारण जो बल का अनुभव किया जाता है, जिस बल का नाम है बाबू आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। क्या नाम है बाबू? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। बताइए यहाँ तक समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो बताइए, यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कोई आप लोग होंगे और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक कागज के टुकड़ा है, ऐसे करके यहाँ पर कोई कागज के टुकड़ा है और यहाँ पर आप लोग होंगे तो आप लोग का बाल भी होगा कुछ यहाँ पर लंबे और तनहा सा बाल भी होगा कि नहीं? अब लीजिए यहाँ पर बाल है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर कंघी से रगड़ कर यहाँ पर कंघी से बालों को झाड़ते हैं तो आपका जो कंघी होता है यहाँ पर कुछ पलों के लिए ऐसे चार्ज हो जाता है। ऐसे चार्ज हो जाता है बाबू, कुछ पलों के लिए कंघी चार्ज हो जाता है। और इसके पास वाली सतह पर यहाँ पर लाते हैं, यानी कंघी को कागज के टुकड़े के पास लाते हैं। तो इस कंघी के कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो इस कागज के टुकड़े में एक हलचल पैदा हो जाती है और उसी हलचल को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत आवेश। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? सभी लोग के आ गया। यानी कहने का सेंस यह है कि
यहाँ पर बचपन के पलों में हम क्या करते थे, यहाँ पर कागज के टुकड़ा लेते थे और यहाँ पर एक स्केल लेते थे और इसको माथे में रॉबिंग करते थे। तो रॉबिंग करने के बाद आपका स्केल कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था। उसी तरह जिस तरह कंघी चार्ज होता है उसी तरह स्केल भी चार्ज हो जाता था। और कागज के टुकड़े को पास हम रखते थे तो यह कागज के टुकड़े में क्या हो जाता था बाबू, यहाँ पर के स्केल में कागज के टुकड़ा चिपक जाता था। तो हमको लगता था कि यहाँ पर इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बल कार्य करते हैं और जिस बल का नाम है बाबू आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। क्या नाम है बाबू, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। यहाँ तक बताइए कोई डाउट? ये सभी लोग को समझ में आ गया? सभी लोग को समझ में आ गया? अब देखिए बाबू सभी लोगों को समझ में आ गया तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पर कंघी में भी होता है। अब इसको हटा देते हैं बाबू। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू विद्युत आवेश। आवेश, अब यहाँ पर आवेश का डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? यानी आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जो कि दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आवेश कहलाता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित कर लेता है, आवेश कहलाता है। यहाँ पर लिख लेंगे आवेश, आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तुओं को, जो किसी दूसरे वस्तुओं को, दूसरे वस्तु के अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। अब यहाँ पर तो सीख गए बाबू आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेता है। अगर सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर किसी भी वस्तु का जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का जो क्षमता होता है और इसी क्षमता को हम बोलते हैं बाबू आवेश। और जो आवेश होता है यह एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है बाबू? अदिश राशि होता है। क्योंकि अदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर में हम 5 कूलम को हम चार्ज दे रहे हैं, तो 5 कूलम जो चार्ज होता है वह मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। तो मैग्नीट्यूड को जो क्वांटिटी इंडिकेट करे तो वह सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। तो कौन सी राशि होता है बाबू? आवेश। आवेश कौन सी राशि होता है? आवेश अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है बाबू? अदिश राशि होता है। अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू? अदिश राशि हो। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर अगर आवेश की हम बात करते हैं तो आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आवेश को क्यू या बड़ा क्यू या छोटा क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट?
सभी लोग को समझ में आ गया। अगर यहाँ पर आवेश के सूत्र की बात करते हैं तो आवेश का जो सूत्र होता है, आवेश के सूत्र यह एक्चुअली में कहाँ से आता है, यह कहाँ से आता है? तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, यहाँ पर मान लीजिए कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, यानी कंडक्टर ऑफ वायर के मतलब इसको हम बोलते हैं चालक तार। क्या बोलते हैं बाबू? चालक तार। और चालक तार के सतह पर क्या दिया जाता है बाबू? चार्ज को दिया जाता है। तो बताइए यहाँ पर मान लेते हैं क्यू चार्ज हम देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं क्यू चार्ज हम देंगे, तो यहाँ से चार्ज को यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? यानी मान लेते हैं कुछ नहीं तो यहाँ पर टी समय लगेगा। कितना समय लगेगा बाबू? टी समय लगेगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर टी समय में उपस्थित आवेश बताइए यहाँ पर टी समय में कितना चार्ज प्रेजेंट है बाबू? क्यू है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू। तो वन टाइम में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? वन टाइम में कितना होगा बाबू? क्यू बाई यहाँ पर टी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? आई से। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? क्यू बाई टी। होगा कि नहीं बताइए? यहाँ तक आई बराबर क्यू बाई टी। लेकिन हमको निकालना है आवेश का सूत्र, तो यहाँ पर 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। और क्यू को क्या बोलते हैं बाबू? आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवेश। और आई को क्या बोला जाता है? धारा। और टी को क्या बोला जाता है बाबू? समय। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? आवेश का सूत्र आ गया, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। यह फार्मूला का एप्लीकेशंस कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है जो कि क्लास 10th में भी आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले बाबू इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये समझ में आ गया आवेश का सूत्र कैसे निकालते हैं और कैसे क्या करते हैं, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे बाबू आवेश के एसआई मात्रक और बीमा क्या होता है, यानी जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू, अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आवेश के एसआई मात्रक तथा बीमा। आवेश के एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखे। यहां पर लिखे बाबू आवेश के एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखे। अभी हम आवेश के सूत्र बता चुके हैं बाबू, क्या होता है जल्दी बताइए। यहां पर आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है बाबू? जल्दी बताइए। यहाँ पे 1 मिनट का समय है। यहाँ पर आवेश बराबर होता है, अभी बताए हैं, आवेश बराबर होता है धारा गुणे क्या होता है बाबू? यहाँ पर धारा गुणे क्या होता है बाबू? समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। और आवेश को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। और धारा को किससे? आई से। और समय को किससे बाबू? टी से। तो यहाँ पर क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? आई टी। यह सूत्र हो जाएगा कि नहीं बताइए? यहाँ तक कोई डाउट? ये सभी लोग को समझ में आ गया। अगर यहाँ पर एक्चुअली में एसआई मात्रा की बात करते हैं, यहाँ पर एसआई मात्रा की बात करते हैं, तो एसआई मात्रा क्या हो जाएगा बाबू? आवेश के। तो यहाँ पर आवेश की एसआई मात्रा हम सिंपल से तरीके में हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लकड़ी, कुर्सी, टेबल, बेंच को मापने के लिए हम लोग फीट या मीटर का उपयोग करते हैं कि नहीं? तो अगर मान लेते हैं करंट को मापने के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे? करंट को किस में मापा जाता है? करंट के यानी कोई भी बोर्ड होता है, यानी मीटर होता है, मीटर के ऊपर देखिएगा तो ए लिखा रहेगा और यहाँ पर भी लिखा रहेगा। तो जो ए लिखा रहता है उसका मतलब होता है वो करंट मापने वाला यंत्र होता है, जिस यंत्र का नाम होता है बाबू एम्पियर। क्या होता है बाबू? एम्पियर। करंट को किस में मापते हैं बाबू? एम्पियर में। तो यहाँ पर ए हो जाएगा और टाइम को यहाँ पर क्या बाबू? टी। तो यहाँ पर आपका आवेश के विभाग क्या, आवेश के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पर आवेश की एसआई मात्रक की बात करते हैं। तो आवेश के किस में मापते हैं बाबू? एम्पियर में।
यानी करंट को किस में मापते हैं बाबू? एम्पियर में। और समय का यूनिट क्या होता है बाबू? सेकेंड होता है। क्या होता है बाबू? सेकेंड होता है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इसको शॉर्टकट में यहाँ पर ASE भी लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? इस सभी लोग को समझ में आ गया? यानी करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। और टाइम को किस में मापते हैं बाबू? सेकेंड में मापा जाता है। अगर यहाँ पर एम्पियर सेकेंड जो होता है बाबू, यह कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू? कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कूलम्ब के बराबर होता है। अगर यहाँ पर एक्चुअली में बीमा की अगर हम बात करते हैं, बीमा की, तो यहाँ पर आवेश से, तो यहाँ पर एम्पियर होता है, तो यहाँ पर ए, और टाइम को क्या लिखते हैं बाबू? टी लिखते हैं। AT भी हो सकता है और यहाँ पर IT भी हो सकता है। यानी जो आवेश के बीमा होता है बाबू, AT भी हो सकता है और IT भी हो सकता है। और यह बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछ चुका है कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश के बीमा बाबू क्या होता है? AT होता है। बताइए याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पर आवेश के कुछ अन्य मात्रक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, एनोदर यूनिट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू एनोदर यूनिट। अब अन्य मात्रक कितने होते हैं? अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे बाबू, अन्य मात्रक कितने होते हैं, यानी एनोदर यूनिट कितने होते हैं। आवेश के अभी हम 2 यूनिट जाने हैं। पहला बताए थे एम्पियर सेकंड और दूसरा बताए थे एम्पियर सेकंड जो होता है बाबू कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू? कूलम्ब के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, लेकिन अब जानेंगे कि यहाँ पर जो आवेश होता है इसका 6 गो यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है बाबू? 6 गो यूनिट होता है। पहला यूनिट का नाम है, पहला यूनिट का नाम है बाबू, यहाँ पे बताए थे अभी आप लोग को एम्पियर सेकेंड। क्या बताए थे बाबू? एम्पियर सेकेंड। क्या बताए थे? एम्पियर सेकेंड। और दूसरा यूनिट की अगर एक्चुअली में हम बात करते हैं तो एम्पियर सेकेंड जो होता है यह कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कूलम्ब के बराबर होता है। इसको शॉर्टकट में लिख देंगे ASC। अगर यहाँ पर तीसरा यूनिट की बात करते हैं तो तीसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इसको शॉर्टकट में यहाँ पर ESU भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? ESU भी लिखा जाता है। अगर चौथा यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर चौथा होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और यहाँ पर पांचवा यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। पांचवा यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको शॉर्टकट में हम EMU भी बोलते हैं, EMU भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर छठा यूनिट की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो छठा यूनिट का नाम है बाबू फेराड। फेराडे, फेराड, फेराड। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आवेश की यहाँ पर बोर्ड स्क्रीन पर जो आप लोग को यूनिट दिए हैं ये कितना यूनिट है? 6 है। कितना है बाबू? 6 है। तो इन सारे यूनिटों में से कुछ बड़ा यूनिट होते हैं और कुछ छोटा होते हैं और कुछ मझला भी होते हैं। जैसे आप लोग भाई में भी बहुत लोग बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं और कुछ मझले भी होते हैं, उसी तरह आवेश में भी वही कंडीशन है। कुछ बड़ा यूनिट होगा तो कुछ छोटा होगा तो कुछ हो गए मझले होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक काम करते हैं, आवेश के सबसे बड़ा मात्रा की बात करते हैं। पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 गो यूनिट है बाबू, यह MKS पद्धति में होता है। MKS पद्धति में, यानी यह जो एम्पियर सेकेंड और कूलम्ब जो होता है यह MKS पद्धति में यूनिट होता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड में यूनिट होता है। और MKS पद्धति को स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। अगर यहाँ पर 2 यूनिट की बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, यह CGS यूनिट में होता है। किस में होता है बाबू? CGS मात्रक पद्धति में होता है। वहाँ पर एम्पियर सेकेंड
एम्पियर सेकेंड और कूलम जो होता है एमकेएस पद्धति में यह यूनिट होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो यूनिट होता है वह आपका यहाँ पे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है, यानी सीजीएस मात्रक प्रणाली में होता है। अगर यहाँ पर एनोदर यूनिट की बात करते हैं तो यह दो यूनिट है बाबू, एनोदर है। क्या है बाबू? एनोदर यूनिट है। एक कौन सा यूनिट है बाबू? एनोदर यूनिट है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ पर सवाल आता है कि आवेश के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। यह केमिस्ट्री में भी पूछ चुका है और फिजिक्स में भी पूछ चुका है। तो आप लोग को बोर्ड स्पीड पर दिख रहा होगा, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक होता है बाबू फेराड होता है। क्या होता है बाबू? फेराड होता है। याद हो गया? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बाबू? फेराड होता है। तो यहाँ पर तीर के निशान लेकर लिखेंगे आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बाबू? यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है बाबू। यहाँ पर फेराड होता है, फेराडे होता है। आवेश के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बाबू? फेराडे होता है। और यहाँ पर एक फेराड बराबर कितना होता है बाबू? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। एक फेराड बराबर कितना होता है बाबू? 96,500 कूलम। यहाँ तक बताइए कोई डाउट? यानी बड़ा वाला तो कहानी समाप्त हो गया। अब बचा क्या? छोटा। यानी आवेश के सबसे छोटा मात्रा क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। यानी इसको हम ईएसयू भी बोलते हैं। और एक ईएसयू कुछ डिजिट के बराबर होता है जो अभी लिखेंगे। अब यहाँ पर आवेश बड़ा तो हो गया। अब यहाँ पर आवेश के छोटा मात्रक। अब देखिए यहाँ पर आवेश के छोटा मात्रक ईएसयू होता है, ईएसयू होता है। ईएसयू के मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। कौन सा यूनिट बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और यहाँ पर 1 ईएसयू बराबर यहाँ पर 1/3 × 10 के पावर माइनस यहाँ पे 9 कूलम के बराबर होता है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया कि आवेश के सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है बाबू? फेराड। और एक फेराड बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम। और आवेश के सबसे छोटा मात्रा क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बराबर होता है 1/3 × 10 के पावर माइनस 9 कूलम के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट नहीं किया है तो सबसे पहले बाबू नोट कर लीजिए। और यहाँ पर बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उसके बाद 4 गो जो बचा हुआ है वो मझिला यूनिट है। कौन सा यूनिट है बाबू? मझिला यूनिट है। यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए बाबू। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए बाबू। यहाँ पे नोट कीजिए जल्दी नोट कीजिए जल्दी। अब हो गया नोट। अब है यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं बाबू। अब जो आवेश होता है वह 2 तरीका के देखा गया है। यानी इस नेचर में जितने भी चार्ज पाए जाते हैं तो यह चार्ज 2 तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है बाबू धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आवेश होता है बाबू, यहाँ पर आवेश कितने तरीके का होता है बाबू? 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पर पहला होता है बाबू धन आवेश। पहला क्या होता है बाबू? धन आवेश। धन आवेश के मतलब कौन सा चार्ज बाबू? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बाबू, और दूसरा का क्या होता है? ऋण आवेश। दूसरा का क्या होता है बाबू? ऋण आवेश। यानी ऋण आवेश के मतलब कौन सी चार्ज? निगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज है बाबू? निगेटिव चार्ज। यह सब जानेंगे कि यहाँ पर चार्ज आता कैसे है और चार्ज बना कैसे होता है। यह सभी के सभी आपको बातों का जवाब हम देंगे। अब यहाँ पर समझेंगे कि धन आवेश क्या होता है। यहाँ पर आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, लेकिन उस टाइम पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर धन आवेश होता क्या है। अब जरा यहाँ पर हम गौर करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु होता है, और वस्तु जो होता है वह कोई भी वस्तु होता है, वस्तु आपका अणु, वस्तु जो होता है किसी परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु होता है जो अणु से मिलकर बना होता है, और जो अणु होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इतना बात सभी लोगों को क्लियर है, क्योंकि दुनिया में कोई भी पदार्थ है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पर कोई भी पदार्थ जो होता है वह मान लेते हैं कोई भी वस्तु होता है, कोई भी वस्तु होता है जो कोई परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु अणु से मिलकर बना होता है, और अणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई नाभिक है, यहाँ पर नाभिक है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब बेचारा यहाँ पे आशिक आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो आशिक आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसका नाम है बाबू इलेक्ट्रॉन्स। यह बेचारा बिना काम करने के चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि चक्कर लगाने से कुछ फायदा है नहीं। यहाँ पर बेचारा चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हैं, किसका बाबू? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। और यहाँ पर यह क्या है बाबू? परमाणु है, क्योंकि कोई भी वस्तु होता है और वस्तु परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। अब कहिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किससे बने होते हैं, ये भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर बाबू, अब यहाँ पर एक केमिस्ट्री पर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के सवालों पर आते हैं। सोडियम के नाम आप लोग सुने हैं बाबू? सोडियम का परमाणु संकेत क्या होता है बाबू? Na होता है। यानी सोडियम का संकेत क्या होता है बाबू? Na होता है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज बाबू? प्लस चार्ज। ये जानते हैं कि नहीं सभी लोग? अब यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, तो इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे, और दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। तो देखिए सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है बाबू 11E, और यहाँ पर सोडियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू? 11, और यहाँ पर P माने क्या? प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, बाबू, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 11P माने क्या बाबू? पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या बाबू? यानी बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? यहाँ पर परमाणु संख्या आपका 11 होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही संख्या में प्रोटॉन की संख्या भी उतना ही होगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कैसा हो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मान लेते हैं बढ़ा देते हैं। ऐसा एक्चुअली में तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू? यहाँ पर -12 में से 11 को घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? -1। और -1 क्या इंडिकेट करता है? कमी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बाबू? आवेशों यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को इंडिकेट करता है, और यही कमी आपका धनात्मक आवेश कहलाता है। यही कमी कौन सी आवेश कहलाता है बाबू? धनात्मक आवेश कहलाता है। तो यानी धनात्मक आवेश में जो होता है बाबू इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इलेक्ट्रॉन की क्या होता है बाबू? कमी होता है। इलेक्ट्रॉन के कमी होता है। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज आने के बाद हमको समझ में आया कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर माइनस चार्ज के मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है बाबू? कमी है। क्या है बाबू? कमी है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर एक काम करते हैं, अब यहाँ पर 12 माने थे, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? 10 कर लेते हैं। तो 10 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 में से
यहाँ पर 10 में से 11 में से 10 को घटाएंगे तो क्या +1 बचेगा। क्या बचेगा बाबू? +1। अब देखिए +1 क्या बताता है बाबू, यहाँ पर +1 क्या बताता है, यानी ऋणात्मक आवेश को इंडिकेट करता है। यानी +1 के मतलब होता है सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का होना। क्या होता है बाबू? सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को होना। तो इसमें क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। यानी ऋण आवेश में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। इलेक्ट्रॉन के अधिकता। क्या बाबू? अधिकता। अधिकता क्या होगा बाबू? अधिकता। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यह सभी लोग समझ गए। यानी कहने का सेंस यह है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो 11 में से 10 को घटा लेंगे तो -1 बचे। यहाँ पर +1 बचेगा, तो +1 बचेगा, तो यहाँ पर +1 बचेगा। और +1 बचने के मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रहा है बाबू? अधिकता हो रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा उसको हम बोलेंगे ऋण आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी उसको हम बोलेंगे धन आवेश। यहां तक कोई डाउट? ये सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहां पर बाबू, यहां पर एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर यहां पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं यहां पर गोला है, गोला वाला एग्जांपल समझा देते हैं। इस पर मान लेते हैं 3 गो चार्ज है, 4 गो चार्ज है और यहां पर भी मान लेते हैं 4 गो चार्ज है। कितना है बाबू? 4 गो चार्ज है। अब यहाँ पर 4 गो चार्ज है, तो यहाँ पर क्या है बाबू? 3 गो चार्ज है, यहाँ पर 3 गो लिख देंगे। 3 गो नहीं, 4 गो है तो 4 गो लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर 4 गो है तो यहाँ पर 4 गो लिख देंगे। अब यहाँ पर यह कमी को बताता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? यह कमी को इंडिकेट, 5 गो हो गया क्या बाबू? यह कमी को बताता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यह कमी को बताता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या को हम बढ़ा देंगे। तो देखिए प्लस से माइनस क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल और ए भी कैंसिल। तो इस सॉरी बाबू, यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। अब देख लीजिए बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं इस पर 4 गो प्लस चार्ज है, इस पर 4 गो माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4 गो माइनस चार्ज है तो 4 गो माइनस चार्ज, और प्लस चार्ज में हम 1 को बढ़ा देते हैं। तो लीजिए यहाँ पर 4 गो था तो अब कितना हो गया? 5 गो हो गया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ा दिए, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो लास्ट स्टेप में गोला पर कौन सा चार्ज बचेगा? प्लस चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा बाबू? प्लस चार्ज बचेगा। और इसी प्लस चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं? धनात्मक आवेश, यानी धन आवेश। क्या नाम देते हैं बाबू? धन आवेश। अगर कोई पूछेगा कि धन आवेश किसको बोलते हैं, तो सिंपल से तरीके में बताएंगे, यदि किसी आवेशों के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाना ही धन आवेश कहलाता है। यदि किसी वस्तु के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना ही धनात्मक आवेश कहलाता है। कोई डाउट यहां तक? धन माने क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे धन है। अगर यहां पर बहुत सारे धन है, मान लेते हैं आपको 5 लाख रुपया है आपके पास धन, और किसी को 1 लाख रुपया दे दीजिएगा, तो 1 लाख की क्या रह जाएगी बाबू? कमी रह जाएगी। उसी तरह यहाँ पर मान लेते हैं इसके पास बहुत सारा आवेश है, यानी चार्ज है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो उसके पर बहुत सारे कमी रह जाएगी, और उसी कमी को हम बोलते हैं बाबू धन आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? धन आवेश। और यहाँ पर लास्ट स्टेप में 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कोई डाउट? अगर यहाँ पर मान लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 3 गो निगेटिव चार्ज और 3 गो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर और यहाँ पर प्लस चार्ज है बाबू, तो यहाँ पर प्लस चार्ज मान लेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, एक अधिकता को बताता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को
बताता है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो लास्ट स्टेप में गोला पर कौन सा चार्ज बचेगा बाबू? माइनस चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज। और उसी माइनस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? ऋणात्मक आवेश। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये सभी लोग को समझ में आ गया? यानी यदि किसी आवेशों के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना धनात्मक आवेश कहलाता है। यदि किसी आवेश के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाना ही ऋणात्मक आवेश कहलाता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के अधिकता को दर्शाना, यानी कोई भी पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अधिक संख्या में रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं बाबू ऋण आवेश। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा बाबू। धन आवेश के क्या होगा? यदि किसी आवेश के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना ही धन आवेश कहलाता है, जो कि एग्जाम्पल बताए थे केमिस्ट्री का लैंग्वेज में जाकर यहाँ पर सोडियम पर बताए थे। और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है? यदि किसी आवेश के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाना ही ऋणात्मक आवेश कहलाता है। इसको हटा देते हैं बाबू। समझ गए सभी लोग? अब यहाँ पर आगे की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बाबू यहाँ पे वस्तु जो होता है, यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर थोड़ा बहुत कोना में देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु होता है, वस्तु। तो वस्तु जो होता है बाबू बना होता है, मान लेते हैं परमाणु से। किससे बाबू? परमाणु से। और परमाणु बने होते हैं बाबू अणु से। किससे बने होते हैं? अणु से। और अणु जो बने होते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बाबू? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी नाभिक के इंटरमीडिएट फेज में उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बाबू? चक्कर लगाते हैं। अब बात यहाँ पर आता है कि बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किससे बने होते हैं? पूरा हम डीपली में जाने वाले हैं बाबू। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो बने होते हैं बाबू क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बाबू? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बाबू क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क जो होता है बाबू दो तरीके का होता है। यहाँ पर अप क्वार्क होता है और एक होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क यानी यहाँ पे क्वार्क जो होता है बाबू दो तरीके का होता है, अप क्वार्क और यहाँ पर डाउन क्वार्क। अब अप क्वार्क क्या क्या हो सकते हैं बाबू? अप क्वार्क क्या क्या हो सकते हैं? अब यहाँ पर जरा हम ध्यान देंगे बाबू, 1 2। अब यहाँ पर अप जो क्वार्क होते हैं बाबू क्या क्या हो सकते हैं, इस पर थोड़ा बहुत हम फोकस देंगे। अप क्वार्क जो होता है बाबू यहाँ पे जैसे यहाँ पर 2e/, यहाँ पर 3 प्लस में होता है और यहाँ पे 2e/3 3 को होता है और यहाँ पे 2e/3 यह आपका प्लस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है बाबू? प्लस में लिया जाता है। और 3 को होता है अप क्वार्क। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कभी भी यहाँ पर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। यानी जो अप क्वार्क होते हैं, यानी जो अप क्वार्क होते हैं 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। अगर डाउन क्वार्क की अगर हम बात करते हैं तो -e/3 और यहाँ पर -e/3 और -e/3। यानी कहने का मतलब यह है कि डाउन जो क्वार्क होते हैं वह भी 3 होते हैं लेकिन निगेटिव में होते हैं और यहाँ पर अप क्वार्क पॉजिटिव में होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम बताए हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज क्यों होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज क्यों होता है, यहीं पर आपको बता दिया गया है बाबू। यहाँ पर जो क्वार्क होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वह क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और क्वार्क जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं।
एक अप क्वार्क होता है और दूसरा डाउन क्वार्क होता है। तो अप क्वार्क के मतलब यहाँ पर सभी डाटा प्लस में है, तो प्लस के मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, प्लस के मतलब क्या, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर प्लस के मतलब होता है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के मतलब क्या, प्रोटॉन, क्या बाबू, प्रोटॉन, अब प्रोटॉन के मतलब, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या, निगेटिव, यानी यहाँ पर अप क्वार्क से आपको प्रोटॉन से बना हुआ है और डाउन क्वार्क से क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है। अब बताइए यहाँ तक समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या चीज़ का बने होते हैं, वस्तु बना होता है परमाणु का, परमाणु से, और परमाणु बने होते हैं अणु से, और अणु बना होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं बाबू, ये तो समझ गए। अब देखिए बाबू यहाँ पे अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, प्रतिकर्षित करते हैं। तो लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे समान प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि प्लस प्लस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, वो कभी पास में रहने का प्रयास नहीं करते हैं। कोई डाउट? समझ में आ गया? अगर यहाँ पर माइनस और माइनस की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस और माइनस की बात करते हैं, तो माइनस माइनस भी इससे कोई कम नहीं होता है, यानी ये भी समान नेचर का चार्ज है, तो यह भी एक दूसरे को क्या कर देगा बाबू, प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा बाबू, प्रतिकर्षित कर देगा। अगर यहाँ पर माइनस और प्लस की बात करते हैं, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को पास में आने का प्रयास करते हैं, यानी प्लस और माइनस रहेगा तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी कभी भी पास में आने का प्रयास करते हैं। जब पास में आने का प्रयास करते हैं तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, आकर्षित, यानी प्यार मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए बाबू अगला है बाबू, अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल पर द्रव्यमान होगा तभी आवेश संभव हो सकता है, तो द्रव्यमान होगा तो आवेश संभव है। तो यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान होगा तो आवेश संभव है, आवेश संभव है। अगर कोई भी वस्तु पर द्रव्यमान होगा तो उसका आवेश क्या होगा बाबू, संभव है, और यहाँ पर आवेश होगा तो द्रव्यमान संभव है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आवेश होगा तो यहाँ पर होगा तो क्या संभव है बाबू, द्रव्यमान संभव है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु पर अगर द्रव्यमान होगा यानी मास होगा तो आवेश संभव है। अगर यहाँ पे आवेश होगा तो द्रव्यमान क्या है बाबू, संभव है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेशन के लिए उत्तरदायी होता है।
उत्तरदायी होता है। यानी कोई भी आवेशित वस्तु को करना है तो आप लोग को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना पड़ेगा, तभी आवेशित कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इस सभी लोग को समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे।